एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मी लिपि, यानी कि हम यहाँ पर लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम ब्राह्मी लिपि के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम इसी क्रम में आगे चलेंगे और देखेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में यहाँ पर और क्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः दो मत प्रचलित हैं। यह भारतीय लिपि है, पहली है, और यह विदेशी लिपि है। ठीक है, यहाँ पर दो मत प्रचलित हुए हैं ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर, जिसमें पहले दिया गया है कि यह भारतीय लिपि है और दूसरा कहा गया है कि यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विद्वान हैं जो ब्राह्मी लिपि के बारे में बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं एडवर्ड थॉमस। ये कहते हैं, इनका मत है कि यह मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। ठीक है, इसके जो मूल आविष्कारक थे वो कौन थे? द्रविड़ थे। और दूसरे हैं जगत मोहन वर्मा। ये कहते हैं वैदिक चित्रलिपि से उत्पन्न थी ये। तीसरे हैं श्री आर श्याम शास्त्री। इनके अनुसार सांकेतिक चिन्हों से उत्पन्न है। ठीक है, चौथे हैं डॉक्टर राजबली पांडे। ये कहते हैं सिंधु घाटी लिपि से विकसित है। ठीक है, क्या है? सिंधु घाटी लिपि से विकसित, ये बताते हैं इसको। पांचवा है डाउसन, कनिंघम और लसन। इनके अनुसार आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित है। ठीक है, और छठे हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इनके अनुसार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। ठीक है, आगे दिया है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। ठीक है, इस वर्ग में भी अनेक मत हैं जो आगे दिए गए हैं। इस वर्ग में आते हैं डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर और जेम्स पिंसेप और सेनाट। ये कहते हैं यूनानिया फोन्सी से उत्पन्न हुई है। दूसरे हैं डॉक्टर बुलर, डॉक्टर डेविड डिरिंजर। ये कहते हैं उत्तरी सामी से उत्पन्न। ठीक है, तीसरे हैं टेलर, डिके और कैनन। ये कहते हैं दक्षिण सामी से उत्पन्न। और चौथे हैं बेबर, बेनफे और जेनसेन। ये कहते हैं फोनेसिया से उत्पन्न है। ठीक है, आगे है प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे। ठीक है, जिसमें 9 स्वर और 32 व्यंजन है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? जो प्रोफेसर बुलर हैं इनके अनुसार ब्राह्मी लिपि में जो अक्षर हैं वो कितने हैं? 41 है। ठीक है, जिसमें 9 स्वर बताए हैं और 32 व्यंजन बताए हैं। ठीक है, आगे दिया गया है ब्राह्मी के दो प्रकार बताए हैं, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। ठीक है, तो जो दक्षिणी शैली में आती है वो आती है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास। ठीक है, और उत्तरी शैली से गुप्त शैली से सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, और इसमें आती है देवनागरी लिपि जो 9वीं सदी की है और शारदा लिपि जो 10वीं सदी की मानी गई है। आगे दिया है सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। ठीक है, जो सिद्ध मातृका लिपि है इसको डॉक्टर बुलर ने क्या दिया है? न्यून कोणीय लिपि कहा है। ठीक है, यही लिपि कालांतर में कुटिल लिपि भी लिपि है, इसी को हम कुटिल लिपि कहते हैं। ठीक है, सन 588 यहाँ पर जो बोध गया का अभिलेख है वह क्या है? सिद्ध मातृका लिपि में ही है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे देवनागरी लिपि के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम जानेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। तो ब्राह्मी की उत्तरी शैली में 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। ठीक है, 9वीं सदी में क्या हुआ? प्राचीन रूप का विकास हुआ नागरी लिपि का, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं।
ठीक है। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो नाग लिपि है इसी से नागरी का नामकरण हुआ है। दूसरा है नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। ठीक है। तीसरा है पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त देव को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। ठीक है, पाटलिपुत्र को क्या कहा गया, नागर, और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण यह देवनागरी कहलाई। ठीक है। चौथा है श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। ठीक है, और इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। ठीक है। पांचवा है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही नागरी नाम पड़ा। ठीक है। और छठवां है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार क्या है कि जो मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली था उसके नाम से ही यहाँ पर नागरी नाम पड़ा। ठीक है। और देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं से 8वीं सदी में जो थे इनके एक शिलालेख में हुआ है। ठीक है, देवनागरी का जो सबसे पहला जो प्रयोग हुआ है वह गुजरात के जो राजा थे राजा जयभट्ट, इनके एक शिलालेख में हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़िए और प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।